नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता था जुडिशियल सेपरेशन की। आज की वीडियो में हम लोग एक नया पार्ट उठाने वाले हैं, जो कि ये नलिटी ऑफ मैरिजेस एंड डाइवोर्स का। उठाने मतलब लिटरली नहीं उठाएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। डाइवोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 में, जो कि अगली वीडियो ही रहेगी मेरी। और आज नलिटी ऑफ मैरिजेस, जो कि ये सेक्शन 11 और सेक्शन 12, यानी कि वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 11 और 12 दोनों डिस्कस करने से पहले एक बार वॉइड और वॉइडेबल के बीच का बेसिक सा डिफरेंस जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। वैसे तो आता ही होगा, सबको पता ही होगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी कर देता हूँ मैं। वॉइड, अगर कोई चीज़ वॉइड है यानी कि शुरुआत से उस चीज़ की लीगल वैलिडिटी कभी रही ही नहीं, उस चीज़ का कभी अस्तित्व रहा ही नहीं, शुरुआत से ही वो चीज़ वॉइड है, अगर कोई वॉइड है तो। और वॉइडेबल मतलब वैलिड थी वो चीज़, लेकिन बाद में जाके वॉइड हो जाती, किसी भी कारण से वॉइड हो जाती, वो चीज़ वॉइडेबल कहलाएगी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, मान लो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड है, जो पहले से ही वॉइड है, शुरुआत से ही वॉइड है, उन कॉन्ट्रैक्ट का कभी अस्तित्व कभी कुछ रहा ही नहीं था। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड थे, लेकिन बाद में वॉइड हो जाते हैं, वो जो भी कारण होते हैं हो जाते हैं। ये होता है वॉइड। अब ऐसे ही होते हैं वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस, वो शादियाँ जो हमेशा से वॉइड हैं, कभी उनका वैलिडिटी रही नहीं, लीगल वैलिडिटी। वॉइडेबल मैरिजेस वो शादियाँ जो पहले वैलिड थी, लेकिन बाद में जाके वॉइड हो जाती है वो शादी। ये होता है वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिजेस। अब आते हैं हम सेक्शन 11 के ऊपर। सेक्शन 11 को समझने के लिए हमको आना चाहिए सेक्शन 5 एसेंशियल्स ऑफ मैरिजेस। और जिसने भी नहीं देखी हो, मेरी सेक्शन 5 की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसकी लिंक आप जाके देखिए, क्योंकि ये सेक्शन समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेक्शन 5 आना। अब सेक्शन 5 में एसेंशियल्स एलिमेंट दिए हुए हैं किसी शादी को वैलिड बनाने के लिए। उसमें से 3 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 मोनोगेमी का, सब सेक्शन 4 बियॉन्ड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सब सेक्शन 5 जो कि है बियॉन्ड सपिंड रिलेशनशिप। ठीक है। अब सेक्शन 11 ये बोलता है कि अगर कोई भी शादी इन 3 सब सेक्शनों को, सब सेक्शन 1, 4 और 5, अगर इन 3 सब सेक्शनों को कॉन्ट्रविन करती हैं, इसके खिलाफ जाती है कोई भी शादी, तो वो शादी वॉइड कहलाएगी। या तो एक को, या तो सब सेक्शन 1 के खिलाफ, 4 के खिलाफ, 5 के खिलाफ, या सब के खिलाफ, या 2 जैसा भी खिलाफ जाती है, तो वो शादी वॉइड कहलाएगी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार वॉइड तो तभी होगी ना जब पिटीशन फाइल करेंगे। हाँ, पिटीशन, कोई भी पिटीशन फाइल करेगा और डिक्री ऑफ नलिटी निकालेगी कोर्ट और शादी वॉइड हो जाएगी। लेकिन आपके मन में फिर एक और सवाल आएगा कि यार ये पिटीशन फाइल कौन करेगा। तो एक केस है रामप्यारी वर्सेस धर्मदास। इसमें क्या बोला गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी फाइल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम केस फाइल करे, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है ज़रूरी नहीं है वही केस फाइल करे। कोई भी केस फाइल कर सकता है जिसका भी कोई भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो, हल्का सा भी इंटरेस्ट, कोई सा भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो उस शादी से, तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है जाके। ये बोला था रामप्यारी वर्सेस धर्मदास में। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि चलो पिटीशन फाइल भी कर दी, लेकिन आपने तो ये बोला था ना कि वॉइड मैरिजेस वो होते हैं कि जिनकी कुछ वैलिडिटी होती नहीं, लेकिन क्या जब तक पिटीशन फाइल नहीं होती तो क्या वो शादी वैलिड मानी जाएगी? नहीं। लीला वर्सेस लक्ष्मी के केस में ये बोला था कोर्ट ने कि कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है किसी शादी को वॉइड बताने के लिए, अगर वो वाकई में वॉइड है। कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप पिटीशन फाइल नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि वो शादी वैलिड है, वो वॉइड ही है, हमेशा से वॉइड ही है। अगर वो शादी वॉइड है तो वॉइड ही रहेगी वो। ये बोला था लीला वर्सेस लक्ष्मी के केस में। अब बेयर एक्ट में भी एक केस दिया हुआ है, मिस प्रिया दयालदास जेठानी वर्सेस हितेश घनश्याम दास सोलानी। इस केस में क्या हुआ था, वाइफ के ऊपर बाइगेमी का चार्ज था और वाकई में बाइगेमी हुई थी। वाइफ जिस टाइम शादी हो रही थी उस टाइम वाइफ का पहले से ही एक हस्बैंड था। हस्बैंड ने पिटीशन फाइल करी और वाइफ के पास कुछ प्रूफ भी नहीं था डाइवोर्स का कि हाँ मैंने उसके खिलाफ डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर दी है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं था, तो वो शादी वॉइड डिक्लेयर हो गई। ये था सेक्शन 11 में। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 12 के ऊपर, जो कि ये वॉइडेबल मैरिजेस, वो शादियाँ जो पहले वैलिड थी लेकिन बाद में वॉइड हो जाती हैं, वो वॉइडेबल मैरिजेस। लेकिन
क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, अगर कोई शादी को वॉइड कोई करवा रहा है तो किस ग्राउंड्स पे करवा सकता है वो किसी शादी को वॉइड, तो वो ग्राउंड्स जो हैं वो दिए हुए हैं सेक्शन 12 में। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राउंड क्या है कि अगर रिस्पोंडेंट की इम्पोर्टेंसी की वजह से कोई भी शादी कंज्यूमेटेड नहीं हो पा रही है, रिस्पोंडेंट की इम्पोर्टेंसी की वजह से कोई भी शादी अगर कंज्यूमेटेड नहीं हो पा रही है, तो ये एक रीज़न बन सकता है, ग्राउंड बन सकता है शादी को वॉइड करवाने के लिए। आप चाहो तो करवा भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी करवा सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। दूसरा ग्राउंड ये है, फिर से सेक्शन 5 आ गया है यहाँ पे, सब सेक्शन 2, जो कि बात करता था इंसैनिटी की। अगर कोई भी शादी सब सेक्शन 2 को कॉन्ट्रवीन करती है, सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 को, मतलब कि अगर कोई भी आदमी, लड़का लड़की जो भी शादी कर रहा है वो शादी के टाइम पे इंसेन है किसी भी तरीके से, जो भी सब सेक्शन 2 में बताए हैं, तो ये एक ग्राउंड बन जाएगा शादी को वॉइड करवाने के लिए। आप चाहो तो करवा सकते हो शादी वॉइड। ठीक है, अब तीसरा ग्राउंड क्या है? तीसरा ग्राउंड, मान लो कि किसी शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होती है जो कि होती है कंसेंट। ठीक है, अब चाहे वो कंसेंट दूल्हा या दुल्हन की हो जो शादी कर रहे हैं, या फिर उनके गार्जियन की। ठीक है, सबसे ज़रूरी कंसेंट है, ये तो आप भी मानते ही होंगे, बिना कंसेंट के शादी तो हो नहीं सकती। अब अगर ये जो कंसेंट है, दूल्हा दुल्हन गार्जियन किसी का भी, ये जो कंसेंट है ये अगर फोर्सफुली या फ्रॉडली लिया गया है, धोखेधड़ी से या ज़बरदस्ती से ये कंसेंट लिया गया है किसी से भी, तो ये एक ग्राउंड बन जाएगा शादी को वॉइड करवाने के लिए। लेकिन इस ग्राउंड के 2 एक्सेप्शन हैं। अगर ये चीज़ है, अगर 2 एक्सेप्शन हैं जिससे अगर ये 2 पॉइंट हुए तो आप शादी को वॉइड नहीं करवा सकते। वो 2 एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो आपकी फोर्सफुली फ्रॉडली शादी हो भी गई, फोर्सफुली फ्रॉडली कंसेंट से आपकी शादी हो भी गई, तो फिर आप अगर शादी के 1 साल बाद, शादी को 1 साल पूरे होने के बाद आप पिटीशन फाइल करते हो, तो पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी और शादी आप वॉइड नहीं करवा पाओगे। और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर शादी हो गई आपकी फोर्सफुली फ्रॉडली, उसके बाद आप एक दूसरे जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, अच्छे से आपकी ज़िंदगी कट रही है, बढ़िया कट रही ज़िंदगी है आपकी, उसके बाद आप पिटीशन फाइल करोगे तो वो वॉइड नहीं करवा पाओगे आप। ये था तीसरा ग्राउंड। अब चौथा ग्राउंड क्या है? चौथा ग्राउंड है कि अगर जो रिस्पोंडेंट है, बेसिकली इस ग्राउंड में रिस्पोंडेंट वाइफ ही होगी, कि जो वाइफ है वो शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाती है, जो होने वाला पति है उससे नहीं, किसी और से प्रेग्नेंट हो जाती है शादी के टाइम पे, तो वो एक ग्राउंड बन सकता है शादी को वॉइड करवाने के लिए। लेकिन कुछ 3 पॉइंट हैं अब इसमें, जो कि कोर्ट बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चेक करेगी कि हाँ ये तीनों पॉइंट हैं क्या, तभी वो शादी वॉइड कोर्ट शादी वॉइड करवाएगी। पहला पॉइंट क्या है? तसल्ली करेगी, लेकिन सबसे पहले कोर्ट इस जो ग्राउंड है इसमें वॉइड शादी करवाना ज़्यादा बिल्कुल आसान काम नहीं है, बिल्कुल तसल्ली कर लेगी ये 3 पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो प्रेगनेंसी वाली बात है ये दूल्हे को पता ही नहीं थी। जो दूल्हा है, जो शादी कर रहा है, उसको अंधेरे में रखा गया था इस फैक्ट से। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अंधेरे में रखा गया था, उसको कुछ बात की कुछ पता ही नहीं थी कि क्या है, ऐसा है, तो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लो आपकी शादी, ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट इन्फोर्स, ये जो एक्ट है ये इन्फोर्स होने से पहले आपकी अगर शादी हुई है, तो ये एक्ट को 1 साल होने से पहले आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आपकी ये एक्ट बनने के बाद शादी हुई है, आपकी एक्ट जैसे इन्फोर्स हो गया, उसके बाद में शादी हुई है, इन्फोर्स होने के बाद शादी हुई है, तो फिर आपकी शादी को 1 साल पूरे होने से पहले आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो भी प्रेगनेंसी वाली बात है, जैसे ही दूल्हे को पता चलती है, जो पति है उसको पता चलती है, जैसे ही पता चलती है, उसके बाद से पिटीशन फाइल करने तक उन दोनों के बीच में कभी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओ, तो ये
ये 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर जो कोर्ट है बिल्कुल माइक्रोस्कोप, जो भी आप मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चेक करती है कि ये तीनों पॉइंट हो रहे हैं क्या। अगर होते हैं तो शादी वॉइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब आपके मन में एक ख्याल आएगा यार एक और एसेंशियल कंडीशन थी सेक्शन 5 में, जो कि है एज को लेके, जो कि लड़कियों की एज थी 18, लड़कों की थी 21। अगर ऐसा नहीं होता है किसी शादी में तो शादी वैलिड तो अगर वैलिड नहीं हुई वॉइड क्या होगा क्या इसमें क्या होगा, आपके मन में ख्याल सवाल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर एज का प्रॉब्लम होता है तो इसमें शादी ना तो वॉइड होगी ना तो वॉइडेबल होगी। ठीक है, वो वैलिड ही मानी जाएगी, वैलिड ही मानी जाएगी, क्योंकि अपन ने दोनों देख लिए वॉइड वॉइडेबल नहीं है, शादी वैलिड ही मानी जाएगी। लेकिन कानून टूटा है तो या तो फाइन होगा या फिर कुछ पनिशमेंट होगी, जो भी होगा, लेकिन शादी इसमें वैलिड ही मानी जाएगी। ठीक है, अब वॉइड वॉइडेबल हमने दोनों डिस्कस कर लिए, बेसिक डिफरेंस भी आपको पता चल ही गया होगा। वॉइड मैरिजेस वॉइडेबल मैरिजेस में सिर्फ वॉइड मैरिजेस में कोई भी पिटिशन फाइल कर सकता है, वॉइडेबल में सिर्फ विक्टिम वो पिटिशन फाइल करेगा। वॉइड शादी वॉइड ही होगी, वॉइडेबल तब तक वॉइड नहीं होगी जब तक कोई पिटिशन फाइल करके उसको वॉइड ना करवा देता। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है वॉइड मैरिजेस वॉइडेबल मैरिजेस में। दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है सेक्शन 11 और सेक्शन 12 नलिटी ऑफ मैरिज। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स। तब तक के लिए बाय बाय।